नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात इंडिया के सबसे महंगे म्यूजिक कंपोजर की जिसने लता मंगेशकर के साथ कभी काम नहीं किया। संगीत के 3 हिस्से होते हैं, सुर, लय और ताल। हिंदी सिनेमा के संगीत में भी 3 हिस्सों को तमाम संगीतकारों ने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया है, मगर एक संगीतकार ऐसा भी है जिसके संगीत को बेहतरीन सुर और लय के साथ साथ ताल के अद्भुत इस्तेमाल की वजह से याद किया जाता है। हम बात कर रहे हैं संगीतकार ओपी नैयर की, जिनका एक अलग ही मिजाज था और साल 1994 की बात है। अंदाज अपना अपना, आपको ये फिल्म याद होगी। बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म थी। सलमान खान, आमिर खान, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन। सिनेमा की कल्ट कॉमेडीज में शुमार होने वाली इस फिल्म के सारे गाने कुछ 60 के दशक का टच लिए हुए बनाए गए थे। फिल्म में जब एल्लो जी सनम हम आ गए गाना आता है तो ईस्टमैन युग का भ्रम जो है वो पैदा कर देता है। कहना चाहिए कि ओपी नैयर की कंपोजिशन का भ्रम पैदा करता है कि जैसे ये कंपोजिशन जो बनाई गई है बिल्कुल ओपी नैयर की धुनों की तरह लगती है, जैसे उनका जैसा संगीत होता था। 50 और 60 के दशक के तमाम हिट गानों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो जिनमें लता मंगेशकर नहीं है तो इसमें ओपी नैयर की धुनों की गिनती सबसे ज्यादा होगी। हिंदी सिनेमा के ईस्टमैन युग में ओपी नैयर का संगीत कितना हिट था, इसकी बानगी यह है कि ओपी नैयर पहले संगीतकार हैं जो 50 और 60 के दशक में संगीत देने के 1 लाख रुपए लेते थे, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। कजरा मोहब्बत वाला, दीवाना हुआ बादल, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, आओ हुजूर तुमको, या आइए मेहरबां, पुकारता चला हूं मैं, या लाखों हैं यहाँ दिल वाले, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, तौबा ये मतवाली चाल जैसे तमाम गाने ओपी नैयर साहब ने कंपोज किए और आज भी ये गाने बहुत मशहूर हैं। ओपी नैयर का फिल्मी करियर बड़ा चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। संगीत की शास्त्रीय भाषा में बात करना उन्हें नहीं आता था। एक बार किसी फिल्म के लिए वो लता मंगेशकर को अपने ढंग से ब्रीफ कर रहे थे। कहते हैं लता जी ने उन पर ताना मारते हुए नैयर की कुछ बातें सुना दी। अब नैयर साहब ने कसम खा ली, आगे कभी लता मंगेशकर के साथ काम नहीं करना है। पूरा करियर उनका गुजर गया, मगर नैयर साहब ने कभी लता मंगेशकर के साथ काम नहीं किया। और तो और मध्य प्रदेश सरकार ने जब नैयर साहब को लता मंगेशकर अवार्ड देने की घोषणा की तो नैयर साहब ने उसे लेने से मना कर दिया। ये वो दौर था जब किसी फिल्म के म्यूजिक के हिट होने की गारंटी लता मंगेशकर को माना जाता था। वैसे लता के साथ काम न करके ओपी नैयर ने आशा भोसले और गीता दत्त को हिंदी सिनेमा में ऊंचे पायदान पर स्थापित करने की नींव रखी। ओपी साहब की चुनौतियां यहीं कम नहीं हुई। साल 1952 में ऑल इंडिया रेडियो ने हिंदी सिनेमा के गानों को अश्लील और पश्चिमी मानते हुए कई सालों के लिए बैन कर दिया। नैयर बैन होने वाले संगीतकारों में प्रमुख थे और इसी समय श्रीलंका स्थित बेहद मशहूर रेडियो सेलोन ने उनके गानों को बजाना शुरू कर दिया। उस दौर में ये रेडियो स्टेशन इकलौता सोर्स था जहां से ओपी के गाने सुने जा सकते थे। इस पूरे घटनाक्रम का क्या असर हुआ, इसके लिए रेडियो सेलोन से जुड़े 2 शब्द याद करिए, बिना का गीतमाला और अमीन सयानी। हिंदी सिनेमा के पुराने कदरदानों के लिए संगीत का ये कार्यक्रम रेडियो से जुड़ी सबसे सुनहरी यादों में से एक है। संगीत के चूंकि 3 हिस्से होते हैं, हमने आपको बताया है, सुर, लय, ताल। सुर अगर अच्छे से लगे तो आंख भर जाती है और ताल अच्छी हो तो कदम अपने आप थिरकने लगते हैं। ओपी साहब के संगीत का सबसे खास पहलू उनकी रिदम पर पकड़ है। पंजाब के ढोल पर बजने वाले लोक गीतों को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, या फिर रेशमी सलवार कुर्ता जालीदार, या कजरा मोहब्बत वाला। अंग्रेजी की मार्च यानी जो हॉर्स बीट होती है उसको उन्होंने 50 और 60 के दशक के संगीत की पहचान बना दिया। चलते हुए तांगे की फील लेने वाले रिदम आपने दीवाना हुआ बादल या फिर जिसने तुम्हें बनाया में सुनी होगी। इसमें वो टप 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 जो जिस तरीके से जब तांगा चलता है तो उसकी जो फील होती है।
हिंदी सिनेमा में शायद ही कोई संगीतकार हो जिसने पश्चिम के गानों का इस्तेमाल नहीं किया हो। ओपी साहब भी अपवाद नहीं थे। हालांकि उनके पश्चिम से लिए गए ज़्यादातर गाने चोरी नहीं बल्कि प्रेरणा कहे जाएंगे, मगर यह है मुंबई मेरी जान जैसे नंबर भी हैं जो ओ माय डार्लिंग जैसे वेस्टर्न हिट से सीधा कॉपी लगते हैं। ओपी नैयर का पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं रहा। कुछ गायिकाओं के साथ संबंध के चर्चे के चलते उनकी पत्नी से कलह होती रहती। 1989 में उन्होंने घर छोड़ दिया और फिर गिने चुने लोगों से ही मिलते थे, जिनमें से एक सारेगामा और अंताक्षरी के प्रोड्यूसर गजेंद्र सिंह थे। ओपी साहब मुंबई के एक मिडिल क्लास परिवार में रहने लगे। लोग बताते हैं कि वो इस परिवार के साथ काफ़ी खुश रहते थे। दोपहर के खाने के साथ ही बियर और शाम के खाने के साथ 2 पैग स्कॉच का उनका नियम था और नैयर साहब ने इस नियम को कभी नहीं तोड़ा। न ज़्यादा न कम, इतना ही पीते थे। ओपी नैयर के बारे में दुनिया जो भी कहे, खुद उन्होंने अपने संगीत के बारे में बड़ी मज़ेदार बात कही। वो कहते थे, मैं इंडस्ट्री का सेकंड बेस्ट संगीतकार हूँ, बाकी के लोग नंबर 1 के लिए लड़ सकते हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।